नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। आज का वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के पेपर 2 का बढ़िया सा स्ट्रैटेजी, बढ़िया सा अप्रोच आपको बताने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा 70 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए संस्कृत के पेपर 2 में। हाँ जी, 70 प्लस। अब मैं 70 प्लस क्यों बोल रहा हूँ? पहली बात तो मैंने खुद 75 स्कोर किया है संस्कृत के पेपर 2 में, तो आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली। मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, मैंने जो अप्रोच लगाया था, वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और दूसरी बात कि फर्स्ट पेपर ग्रामर का जो रहता है वो टिपिकल मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन पेपर रहता है। स्कोरिंग तो बहुत रहता है, अगर आपको आता है तो 1 वर्ड आंसर बढ़िया मार्क्स 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट है संस्कृत ग्रामर में। लेकिन मुझे पता है आप जिस स्टेज में आपका संस्कृत ग्रामर परफेक्ट नहीं है, आप नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से है, ज़्यादातर बच्चे, मैं भी था, इसलिए फर्स्ट पेपर थोड़ा रिस्की होता है, उसमें मार्क्स कम आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपने को सेकेंड पेपर तगड़ा अपने को प्रिपेयर करना है। तगड़े उसमें मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, जिससे कि आपके दोनों मिलाकर 100 प्लस मार्क्स हो जाए आउट ऑफ टोटल 200 मार्क्स, जो कि आपको पासिंग के लिए लगते हैं थ्योरी के पेपर में। अगर आपको पता होगा तो मैं डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज़ आपको पता ही होगी। मैं मेरी खुद की एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मुझे 35 मार्क्स मिले थे पेपर 1 में, जो कि पासिंग से कम है, लेकिन मैंने सेकंड पेपर में 75 लेकर के आया। तो इस तरह से दोनों का मिला के मैं पास हो गया, मतलब 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा थे मुझे पासिंग के। ठीक है, तो संस्कृत के साथ रिस्क नहीं भाई। संस्कृत के लिए कोई भी टॉपर नहीं है, कोई भी एवरेज नहीं। जो अच्छे से मेहनत करेगा उसको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत का पहले अपने को बैकग्राउंड नहीं रहता है। इसीलिए अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो आप अकेले नहीं है, सभी को डिफिकल्ट जा रहा है, और वो नैया आपकी कैसे पार लगानी है वो मेरे पे छोड़ दो। मैं जैसे गाइडेंस कर रहा हूँ उस तरह से आप फॉलो करो, और अभी आगे बढ़ जाते हैं। बेसिकली आज के पेपर में हम क्या करने वाले हैं? आज के पेपर में मैंने जो पेपर यूनिवर्सिटी में सॉल्व किया था संस्कृत पेपर 2 का, जो कि MUHS का है। देखो, आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, फिर भी ये जो मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ वो एग्जैक्टली आपके पेपर पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसा मत सोचना कि महाराष्ट्र का पेपर है तो मेरे लिए है। ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि पैटर्न सेम है। पैटर्न सेम है। अगर आप उठा के देख लोगे पिछले साल का, आप संस्कृत 2 का पेपर उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आप कहाँ से भी हो, उठा के देख लीजिए, अभी उठा के देख लीजिए, आपको पैटर्न सेम मिलेगा। पैटर्न सेम है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा इधर उधर। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करने में आसानी ही जाएगी। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है आप उसी के पेपर सॉल्व करो। मैं महाराष्ट्र का क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने वो खुद एग्जामिनेशन हॉल में यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व किया है, इसलिए मुझे इस पेपर का ज़्यादा आइडिया और आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने जो पेपर लिखा था मैं वही लेके आऊँगा, मुझे भी एक्सप्लेन करने में आसान, और आपको भी इसमें बहुत तगड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं ना कि सिर्फ अप्रोच बताऊंगा, आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, और किस तरह से आपको मार्क्स चुराने हैं, किस तरह से आपको मार्क्स खींचने हैं, ताकि आपका 50 नहीं 70 आंकड़ा पार हो जाए आसानी से। मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि संस्कृत का पेपर 2 आसान नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, संस्कृत का पेपर 2 ही आपको ऐसा पेपर है जिसमें कि आप बढ़िया तरीके से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर में अगर अनप्रेडिक्टेबल हार्ड आ गया पेपर, जैसे कि मेरे टाइम पे संस्कृत का पेपर 1 हार्ड आया था, तो उसमें क्या है, अगर आपको मार्क्स कम मिल गए तो इसमें आप कंपनसेट कर सकते हैं, और डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं, और मैंने किस तरह से किया वो मैं बताना अभी शुरू कर देता हूँ। किस तरह से आपको क्या करना है ये पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में मेंशन है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे भाई साहब, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के पेपर 2 में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो हमारा होता है वो कितने मार्क्स का होता है? वो सेक्शन ए की अगर बात करें
तो सेक्शन ए में हमको कितने एमसीक्यूज होते हैं टोटल? हमको 20 एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको इन 20 एमसीक्यूज में क्या टारगेट लगा के रखना है? आपको टारगेट ये लगा के रखना है कि इस 20 में से आप मिनिमम 15 मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, 15 में थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बोला, आपने अगर 12 से ऊपर भी मार्क्स स्कोर कर लिए तो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपकी अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, सेक्शन ए जो है उसमें जो 20 एमसीक्यू है वो कहाँ से आने वाले हैं? पेपर 2 के संस्कृत के, आपको पता है आयुर्वेद इतिहास से आने वाले हैं। अब आयुर्वेद इतिहास कैसे पढ़ना है? आप में से बहुत सारे बच्चों ने आयुर्वेद इतिहास पढ़ा नहीं होगा, तो अगर आयुर्वेद इतिहास का शॉर्ट नोट्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद इतिहास के एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक मेरे पास अवेलेबल है, और जिस क्वेश्चन बैंक में से मेरे 20 में से 10 एमसीक्यूज फंसे, मतलब 50% स्ट्राइक रेट है उसका। ठीक है, एज इट इज कॉपी हुए थे, और 3-4 थोड़ा सा रिलेटेड, थोड़ा सा इधर उधर थे। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो नीचे कमेंट डाउन कीजिए। अगर आपके कमेंट आए, आप इंटरेस्टेड मुझे लगे और आपकी डिमांड रही, देखो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपकी डिमांड रही तो ही मैं प्रोवाइड करूंगा, ऐसे मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिए तो ही प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि प्रोवाइड करने के लिए मेहनत लगती है। और अगर आपको लगता ही नहीं है वो इतना ज़रूरी, आपको लगता ही नहीं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मुझे भी मेरे बहुत सारे काम है, मुझे भी मेरी सेकेंड ईयर की पढ़ाई है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन कीजिए, तो ही मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब ये सेक्शन ए का अपना गणित खत्म हो गया। अब सेक्शन बी का गणित बांधते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन बी की, तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा एमसीक्यू का हो गया सेक्शन ए में। तो सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से ही हमारी डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत हो जाने के बाद उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए मैं पढ़ता हूँ। अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्द रूपाणी धातु रूपाणी वा लिखत। देखो मैं इतना आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक एक मैं उसका लाइन पढ़ करके आपको संस्कृत में, देखो संस्कृत में क्वेश्चन रहेगा आपको, तो संस्कृत में क्या क्वेश्चन रहेगा, उसका क्या मीनिंग रहेगा, ये पैटर्न अगर पहले से आपको फिट होगा दिमाग में तो आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में यही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में यही आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में यही आएगा। ये फिक्स रहता है भाई, ये फिक्स रहता है। थोड़ा बहुत आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत अल्टर इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो कतई मायने नहीं रखेगा भाई। मायने क्या रखेगा, क्या आएगा ये मायने रखेगा, किस सीक्वेंस में आएगा, किस तरह से घुमा फिरा के आएगा, ये बात की बात है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरह से आएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस तरह से ऑल इंक्लूसिव अप्रोच रखनी है जिससे कि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाए आपके संस्कृत के पेपर 2 में। तो मैं हर एक का आपको मीनिंग बताते हुए, अप्रोच बताते हुए मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा इस पेपर में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि जो नीचे का श्लोक दिया है उस श्लोक का आपको पदच्छेद लिखना है, और रेखांकित किए हुए पदों का शब्द रूपाणी तथा धातु रूपाणी आपको लिखना है। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर में शब्द रूपाणी धातु रूपाणी अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको इसमें भी आ जाएगा। अब ये कहाँ से आएगा श्लोक? एक तो अष्टांग हृदय से आएगा और एक वैद्यकीय सुभाषितम से आएगा। वैद्यकीय सुभाषितम का आपको अगर शॉर्ट नोट्स पीडीएफ चाहिए जिससे कि मैंने पढ़ा था, अगेन कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कल का अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा, जिसमें कि मैंने बेस्ट यूट्यूब चैनल बताया संस्कृत के लिए, जो कि मैंने यूज़ किया था, बहुत यूजफुल था। तो अगर वो वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, जरूर देखिए, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। तो शब्द रूपाणी धातु रूपाणी अपने को लिखना है रेखांकित किए हुए पदों का, है ना, वही लिखा है। अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम लिखित्वा, पहले तो आपको पदच्छेद लिखना है। पदच्छेद क्या होता है? पदच्छेद क्या होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दीर्घम आयुष्य। तो दीर्घम आयुष्यम, इसको तोड़ना, मतलब पदों को तोड़ना, पदों का छेद करना, ये क्या हो गया? पदच्छेद। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम लिखित्वा। पहले हमने पदच्छेद लिखा, उसका मैंने आपको उदाहरण भी बताया। उसके बाद रेखांकितानां पदानां शब्द रूपाणी धातु रूपाणी व लिखत। अब देखो यहाँ पे कुछ जो शब्द है
वो अंडरलाइन किए हुए हैं। देखो ये एक शब्द अंडरलाइन है और ये दो शब्द अंडरलाइन है, तो इनका आपको धातु रूपाणी और शब्द रूपाणी लिखना है ना। प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली आपको शब्द रूपाणी को कन्वर्ट करने को बोला जाता था कि इस विभक्ति को, इस वचन को इस विभक्ति में या फिर इस वचन में कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी वो मैटर नहीं है। आपको सिर्फ बताना है उसकी विभक्ति क्या है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, जो भी विभक्ति हो बताना है, और एक वचन है या फिर बहुवचन है या फिर द्विवचन है ये बताना है। और धातु रूप में तो आपको पता ही है, लट लकार, लोट रकार, परस्मयपदी, आत्मनेपदी, ये सब चीजें उसमें होती है धातु रूपाणी में, ठीक है। तो वो आपको वहां पर बताना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस। अब उसके बाद अगर मैं देखूं सेकंड श्लोक का, तो सेकंड श्लोक में देखो, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षित च रोगिणाम रोग निदान प्राग रूप लक्षणोपशयाप्ति भी, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात आपको मुझे ये बतानी है भाई साहब, बात ये बतानी है कि ये जो बी और सी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अष्टांग से रहेगा, एक वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम से रहेगा। जैसे कि आप ये दे सकते हैं, ये दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ से है, ये संहिता से है ना, अष्टांग हृदय से। दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षित रोगिणाम, है ना, तो ये रोगी की परीक्षा दर्शन स्पर्शन प्रश्न से है, ठीक है। तो ये श्लोक यहाँ पर दिखा हुआ है। तो यहाँ पर बी में क्या दिया है कि अधोदत्तस्य श्लोकस्य अन्वयम अर्थम च लिखता, आपको अन्वय भी लिखना है और उसका अर्थ भी लिखना है। अब अन्वय कैसे लिखते हैं, अन्वय का क्या अर्थ होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। अन्वय बेसिकली क्या होता है कि आपको एक श्लोक दिया हुआ है, अब श्लोक लिखने की एक स्टाइल होती है, जैसे कविता होती है, कविता की स्टाइल होती है। अब कविता में वर्ड्स उसके राइमिंग के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं, जो कि ग्रामेटिकली नहीं होते। लेकिन अगर आपको उसी कविता को आपको नॉर्मल भाषा में बताना रहे कि उस कविता में क्या दिया हुआ है, तो वही बेसिकली यहाँ पर फंडा है किसका, अन्वय का। कि जैसे कविता में आपको जो अलग अलग अलंकार यूज करके उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके वर्ड्स को इधर उधर, जो कि राइमिंग के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से सुनने में अच्छा लगना चाहिए, वैसे अरेंज होता है ना, उसी तरह से अन्वय में क्या है, अन्वय करते समय श्लोक उस कविता की तरह अरेंज है। कंपेयर कीजिए, आपको उसको क्या करना है, संस्कृत भाषा में ही इस शैली में लिखना है, जिस शैली से क्या हो बेसिकली आपका, वो आपको एक सरल लैंग्वेज में, जैसे आप बता रहे सरल लैंग्वेज में उस श्लोक को कन्वर्ट करना है, इसी को आप अन्वय कहते हैं। तो अन्वय में क्या है बेसिकली, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अभी आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अन्वय आपको अगर अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो अन्वय में बेसिकली आपको क्या करना है, इधर का वर्ड उधर करना है। पहले तो पदच्छेद कर लीजिए, उसका पदच्छेद करके आपकी युक्ति अनुसार, आपकी बुद्धि अनुसार वर्ड्स इधर उधर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अन्वय का आपको हो जाएगा। मतलब देखो पहली बात तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं कि आपको एक एक वर्ड देखे, और अन्वय को वो सब्जेक्टिव रहता है, इसलिए कोई ज़्यादा उसमें आक्षेप भी नहीं ले सकता कि आपने कैसे लिखा। तो आपके मार्क्स तो पक्के हैं। तो अगर आपने अब तक अन्वय की प्रैक्टिस नहीं किया तो इसी तरह से आप अन्वय को कीजिए। उसके बाद अर्थम च लिखा था, अर्थ आपको उसका लिखना है। अर्थ कैसे कि हाँ देखो, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षित च रोगिणाम, दर्शन स्पर्शन प्रश्न आप रोगी की परीक्षा करते हैं, जो भी है उस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद रोग निदान प्राग रूप लक्षणोपशयाप्ति भी, तो निदान पूर्व रूप लक्षण जो भी है यहाँ पे उसका अर्थ आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं सी क्वेश्चन की तरफ। अब सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अधोतस्य श्लोकस्य अन्वयम च अर्थम च लिखा था। सेम क्वेश्चन है, बस पैटर्न क्या है, एक अष्टांग का रहेगा, एक वैद्यकीय सुभाषित का रहेगा। इसलिए अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन का, पेपर का एनालिसिस नहीं कर रहे, हम अप्रोच का एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से आपको एक कॉमन, मैं एक फॉर्मेट दे दूं, कॉमन आपको कुछ बता दूं, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से उसको लिख पाए। अब इसमें क्या है, इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षि भी विचार्य नाना शस्त्राणि शर्मणे परत्र परत्र च। तो ये वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का श्लोक है, जो कि अगेन उस पीडीएफ में अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन नीचे कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डी में क्या है, प्रयोगम विपरण नियत, मतलब आपको प्रयोग उल्टा पुल्टा करना है। मैंने पहले नहीं बताया था, मुझे ऐसा लगा मैंने पहले बताया, अभी बता देता हूँ। देखो प्रयोग ये आपको पेपर 1 में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, पेपर 2 में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्रयोग को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो प्रयोग की बात अगर अपन करें तो प्रयोग में क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने
देखा है तो कई यूट्यूब चैनल्स पे भी ये ट्रिक अवेलेबल है, या फिर आपके टीचर्स ने या फिर सीनियर्स ने भी बताई है आपको। तो प्रयोग विपरीत करते समय एक ट्रिक है, अभी आपको बता देता हूँ। देखो क्या करना है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, क्या हो गया ये, बहुत बारीक हो गया है ना। हाँ, तो देखो आपको प्रयोग करते समय क्या करना है, आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। यह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि, ये अपना हो गया। अभी अपन क्या कर रहे थे, डी प्रयोगम विपरिणीयत, उसकी आपको मैं ट्रिक बता रहा था। तो ट्रिक क्या है, बेसिकली ट्रिक हमारी है कि देखो आपको 3-1-1 को 1-2-1 में कन्वर्ट करना है, और 1-2-1 को आपको 3-1-1 में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल सी बात। अब आप पूछोगे 3-1-1 क्या है, 1-2-1 क्या है। अब ये 3, अब यहाँ पर ये 3 है तृतीया विभक्ति, 1 है प्रथमा विभक्ति, ये भी प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति। तो जहाँ पे आपको ये पैटर्न मिले, इस पैटर्न को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, और जहाँ पे आपको जो है ये पैटर्न मिले, ये वाला कहाँ चला गया ये 1-2-1 वाला पैटर्न मिले, आपको उसको कन्वर्ट करना है 3-1-1 में। बस इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर, क्या हो रहा है भाई ये, एक सेकंड, हाँ, इसके साथ साथ ही आपको क्या याद रखना है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि परस्मय पदी है, अगर परस्मय पदी है तो उसको आपको आत्मनेपदी में कन्वर्ट करना है, और अगर आपको आत्मनेपदी दिया हुआ है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परस्मय पदी में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है प्रयोग के लिए। तो अगर आप बोलेंगे भाई परस्मय पदी नहीं पता, आत्मनेपदी नहीं पता, तो भाई अब तक आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। 10 दिन में परीक्षा है, इतना भी लाइटली नहीं लिया जाता भाई, थोड़ा सीरियस हो जाओ, सीरियसली पढ़ो। वो अलग सर का वीडियो नहीं, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, उसको ज़रा जांचो। अगर पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से तो अभी भी करो, अभी भी समय है, कर सकते हो। करने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आपको कुछ अगर कंसेप्ट नहीं पता, सीधा मैंने जो यूट्यूब चैनल आपको कल के वीडियो में रिकमेंड करा, जाके आप धड़ाधड़ वीडियो देख के समझ लीजिए। उसका लिंक मैं आज के भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। लेकिन आज का वीडियो उसी को समझ आएगा जो बेचारा, जो विद्यार्थी जो बेचारा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, समझने की कोशिश वहाँ पर कर रहा है, उसी को बेसिकली समझ में आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उसने पढ़ा है, कुछ ना कुछ उसको समझा है, वो डेली मेहनत कर रहा है, उसको स्ट्रगल हो रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी पढ़ रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, और उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और इस कैटेगरी में मैं भी बिलोंग करता था। ऐसे ही स्टूडेंट को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और आप बिल्कुल पकड़ के लीजिए। अगर आप ये फॉलो करते हैं अच्छे से, 70+ मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, क्योंकि वो भी पेपर बनाते समय प्रॉपर बैलेंस करते हैं। पेपर 1 अगर हार्ड आया तो पेपर 2 इजी बनाएंगे, पेपर 2 हार्ड आया तो पेपर 1 इजी बनाएंगे। मतलब ऐसा बनाते हैं कि एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा भी पास हो जाए। ये एक थिंकिंग होती है बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पेपर सेट करता है उसकी, ठीक है। अभी हो गया प्रयोगम विपरिणीयत, इसका आपको मैंने ट्रिक बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टिप्पणी लिखत। तो टिप्पणी में क्या है, आपको यहाँ पे सन्निपात दिया हुआ है, पित्तम दिया हुआ है। तो टिप्पणी के लिए आपको क्या करना है, जो परिभाषा है पेपर 2 का, वो ना A1 B1 C1 B1 B2 C2 C1 C2 C3, तो ये जितने भी आपके NCISM के ब्लूप्रिंट में दिए हुए परिभाषाएं हैं पेपर 2 के लिए संस्कृत के, वो आपको सभी के सभी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत की टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें। देखो फॉर एग्जांपल ये पित्तम है, तो आपको क्रिया शरीर में भी आएगा, आपको संहिता में भी आएगा। तो जहाँ से आपने जिस सब्जेक्ट से पढ़ा है उसी सब्जेक्ट से आपको करना है। जैसे आत्मा आ गया तो पदार्थ में अच्छे से आत्मा एक्सप्लेन, तो वहीं से छापना है आपको, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं रखना है। बस क्या करना है, NCISM की ब्लूप्रिंट वहाँ पे खोल लेना है, उसके हिसाब से कौन सा पार्ट कहाँ पे वहाँ पे नेविगेट करके आपको बस सिंपल से पढ़ लेना है। और वो आपको क्या समझा है वो आप आपकी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि हिंदी
आप कंफर्टेबल है हिंदी में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं, आपकी जो मातृभाषा आपकी मतलब जो मोड ऑफ लैंग्वेज ऑफ पेपर है उसमें ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं किसी भी लैंग्वेज में। जो आपकी मोड ऑफ लैंग्वेज है जिसमें आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आप आपके आंसर शीट जो आपको मिलेगी ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको जो एक क्वेश्चन पेपर होता है एक आंसर शीट होती है, आपको पता है, आपको जो आंसर शीट मिलेगी उस पर आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको ये टिप्पणी एक्सप्लेन करनी है। तो सन्निपात का क्या, आप उसमें भी क्या है, आप ट्राई कीजिए कि आपको श्लोक उसका पता हो। श्लोक अगर पता होगा तो वो बढ़िया हो जाएगा भाई, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। श्लोक तो आप इसका कीजिए ही। और क्या डिफरेंट है भाई, क्या डिफिकल्ट है, सॉरी डिफरेंट नहीं, क्या डिफिकल्ट है, अगर ये पित्त है तो पित्त का श्लोक तो आपको पता ही है ना, पित्त का क्या श्लोक है, गुण कर्म जो आता है वो लिख देने का भाई, है ना। आप क्रिया में पदार्थ में इधर उधर पढ़े तो इधर उधर के श्लोक तो चेप ही सकते हैं इधर उधर, तो वो करना है। और कुछ कुछ आइकॉनिक श्लोक है जो आपने नहीं किए होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। आसान आसान तो बिल्कुल मत छोड़िए, श्लोक लर्न कीजिए। संस्कृत का पेपर दे रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, संस्कृत का ही पेपर दे रहे हैं। संस्कृत के पेपर में श्लोक नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। संस्कृत के पेपर में श्लोक रिक्वायर्ड है, तो जहाँ जहाँ आप श्लोक कर सकते हैं वहाँ वहाँ आपको श्लोक करना है। तो ठीक है, ये टिप्पणी लिखत हो गया। उसके बाद आ गया संस्कृत भाषा अनुवाद है। तो अनुवाद कैसे करना है, मतलब देखो, संस्कृत भाषायाम अनुवादयेत, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, ये जी नंबर का क्वेश्चन है ऐसे क्यों, इसमें दिया हुआ है संस्कृत भाषायाम अनुवादयेत। तो आपको ये देखो, ये मराठी में पैराग्राफ दिया हुआ है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। अब ऑफ कोर्स ये एमयूएचएस का पेपर है तो इसमें प्राइमरी एक जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे मराठी में यूज़ की है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आप ये देखिए, इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव 4 sons of Brahmins, 3 of them were very well versed in shastras but lacking in common sense. The fourth was completely ignorant of shastras but had good common sense. One day they decided to earn money by impressing the king through the influence of their learning and they moved towards the east. ये कहाँ से निकाला है, ये पंचतंत्र से निकाला हुआ है। कौन सी कथा है, कमेंट कीजिए, वो काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो इंग्लिश में दिया हुआ है या फिर हिंदी में दिया होता अगर आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे होते, या आपकी जो मोड ऑफ लैंग्वेज है उसके हिसाब से, भाई उतना समझ लीजिए, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इसको आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। अब संस्कृत का अनुवाद कैसे करें, आपके दिमाग में आ रहा होगा मुझे अनुवाद तो घंटा पता नहीं कैसे करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने जो चैनल बताया उसमें अनुवाद भी मैंने सिखाया किस तरह से करना है। मैंने एक दिन पहले अनुवाद सीख के अगर मैं पेपर 2 में 75+ मार्क्स फोड़ के आ सकता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अनुवाद और पंचतंत्र ये 2 चीज़ें मैंने एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही प्रिपेयर किए, जैसे मैंने लास्ट कल के वीडियो में बताया था, कल या परसों के जो भी है, तो मैंने 1-2 दिन पहले की थी। तो अगर आपके पास तो है ही ना भाई, दिन है ही ना, कुछ बचे हुए दिन, आप इसमें अनुवाद और ये कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा, इस पर ध्यान दीजिए। अनुवाद आप उस YouTube चैनल से प्रिपेयर कीजिए जो मैंने कल रिकमेंड किया। अगर देखा नहीं वो वीडियो जाके देख लीजिए। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, मैं इसलिए उस पर इम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कम से कम समय में आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है कि मातृभाषा में अनुवाद है, तो अनुवाद है तो ये संस्कृत में दिया है, इसको आपको आपकी मातृभाषा में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो वही उस YouTube चैनल से आप देख सकते हैं। तो उल्टा है, उल्टा पुल्टा है कि आपको संस्कृत का आपकी मातृभाषा में अनुवाद करना है, मातृभाषा का आपको संस्कृत में भी अनुवाद करना है, ठीक है। इस तरह से आपका SAQ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न में क्या है, LAQ। अब फर्स्ट LAQ क्या है, बस आपको जैसे 10th 12th में या फिर पहले की कक्षाओं में आपको जिस तरह से एक पैराग्राफ दिया जाता था और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बस सेम है। पैराग्राफ पढ़िए, ये क्वेश्चंस पढ़िए और क्वेश्चंस के बेसिस पे सीधा सीधा उत्तर दीजिए। यहाँ पर एकदम सिंपल सिंपल पैसेज जैसे आता था आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत जो भी आप लैंग्वेज पढ़ते थे, बस उसी तरह से होगा, इसमें कोई वो वाली दिक्कत नहीं है। तो देखो, ते ग्रामीणे कुत्र नीता, तो देखिए कुत्र मतलब कहा, है ना। परिच्छेद पठत्वा संस्कृत भाषा में उत्तरायण लिखा था। तेपि ग्रामीणे निमंत्रिता पृथक पृथक गृहेषु नीता। देखो, पृथक पृथक गृहेषु नीता, कुत्र नीता, पृथक पृथक गृहेषु नीता। फुल आपको फुल सेंटेंस में उसका आंसर लिखना है। उसके बाद एकस्य भोजने किम दत्ता, तो मतलब पहले को भोजन में क्या मिला, तो
तो एकस्य सूत्रिका घृतखंड संयुक्ता भोजने दत्ता। तो मतलब इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली पैराग्राफ से ही आपको आंसर ढूंढ के उस क्वेश्चन में लिखना है। तो इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैंने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये आप खुद ही देख के इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आ गया टिप्पणी लिखत, वही परिभाषा। अभी इस टिप्पणी लिखत में LAQ में थोड़े से एडवांस आएंगे, थोड़े हार्ड वाले आएंगे, ठीक है। जिसमें पित्ता आया था, इजी था, इसमें देखो कृतान्न वर्ग आ गया, विरुद्ध आहार आ गया। तो ये बेसिकली अब अगर आप संहिता पदार्थ क्रिया अच्छे से करते तो आपको जम ही जाएगा, ये उसमें कुछ ये नहीं। लेकिन श्लोक भाई, श्लोक इंक्लूड करना है, संस्कृत का पेपर है, श्लोक ऑलमोस्ट सारे ही आपको लर्न करके जाने हैं अगर आप कर सकते हैं। पहले बाकी का कीजिए, समय मिलता है तो श्लोक कीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ संस्कृत के पेपर के लिए। तो आपको टिप्पणी लिखना है, अब LAQ है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना है, 2-3 पेज आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका C क्वेश्चन है। C क्वेश्चन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको आपके अब तक आपने फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें से आपको जो बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे कि पहला, का मुख्य संहिता वाच्या। मुख्य संहिता कौन सी है? मुख्य संहिता होती है बृहत्त्रयी, लेकिन जो भी उसका उत्तर है वो आपको संस्कृत में ही लिखना है। बृहत्त्रयी में क्या होता है? अष्टांग हृदय आता है, चरक संहिता आता है, सुश्रुत संहिता आता है ना। भूतात्मा केन शुद्ध हेति, भूतात्मा किससे शुद्ध होती है, ऐसा कुछ तो भी है, जो भी है, मेरा गलत हो सकता है, आप इसको वेरीफाई कीजिए और इसका आंसर ढूंढिए। उसके बाद को पशु भी समाना, कौन पशु के समान है ये मुझे पता है, लेकिन मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ काम। कमेंट डाउन करके इसका उत्तर मुझे बताइए। उसके बाद 4 सप्तदुष्य लिखा था, कौन है सप्तदुष्य? अब यहाँ पे तब डायरेक्ट श्लोक आप इंक्लूड कर सकते हैं। रसासुर मास मेदो अस्थि मज्जा शुक्र आणि सप्तदुष्य, ऐसा कुछ तो भी श्लोक है, आपको रचना शरीर में मिल जाएगा। थोड़ा इधर उधर बोलने में हो गया होगा, उतना आप समझ के लीजिए। उसके बाद 5 है पित्त दोषा गुणा लिखत भाई, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च अम्ल सरम विस्त्रम कटु, ये पित्त दोष के गुण है। डायरेक्ट आप श्लोक, 1 लाइन का श्लोक लिख के आ सकते हो उसमें, वहाँ पे आपको उसमें कुछ क्या बोलते हैं संस्कृत में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं। जो डायरेक्ट आपको श्लोक पता है जिस चीज़ का, डायरेक्ट लिख के आइए, और जो नहीं पता वो थोड़ा बहुत आप थोड़ी कच्ची भी आपको संस्कृत लिख के आए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है आपको संस्कृत इतनी नहीं आती, इसलिए आपको एकदम क्रिटिकली टफ तरीके से पेपर चेक नहीं होगा, थोड़ा लाइटली होता है। जनरली जितना मुझे अब तक पता है लाइटली ही पेपर होता है, इसलिए आप ट्राई कीजिए, लिख के आइए, खाली मत छोड़िए पेपर को, मेरा ये कहना है। और आपको परफेक्ट नहीं आता तो जिस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन के पूरा खुद को झोंक दीजिए, बढ़िया तरीके से आप लिख के आइए तो आपके पास होने के ज़्यादा चांसेस है ना। पास के आपको 70+ मार्क्स लेके आना है, मैं तो पहले ही बताया आपको, ठीक है। अब ब देखते हैं, ब में क्या है, आपको निरुक्ति लिखना है इंद्रियम की। क्या है निरुक्ति? उसके बाद अस्थि की निरुक्ति लिखनी है, अस्यते इति अस्थि, ये निरुक्ति है ना, हाँ शायद निरुक्ति है। निरुक्ति लिखता अग्नि, अग्नि की क्या निरुक्ति है वो आपको निरुक्ति लिखनी है। उसके बाद प्रज्ञा का क्या पर्याय पद है, और रोग क्या पर्याय पद है। तो रोग का क्या पर्याय पद है? बेसिकली विकार, व्याधि, है ना, ये उसका पर्याय पद है। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्य अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थ च लिखत, है ना। और इसमें श्लोक क्या दिया है? जीर्णे हितम मितम चाद्यान्न वेगानिर ये दलात न वेगितो अन्य कार्य स्यान्या जित्वा साध्य मामयम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, जो वैद्य के सुभाषित साहित्य का जो फॉर्मेट है वही आपको एक LAQ में पूछ दिया है इन्होंने, और ये कंफर्म एक क्वेश्चन आपको इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका फॉर्मेट और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब उसके बाहर आएगा ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी आगे, मतलब जितने सिलेबस में दिए है उसमें से खींच के भाई इसमें से ही आ सकता है, वो PDF मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कमेंट डाउन कीजिए, ये मैं शायद 2 से बार ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, उसमें पदच्छेद करना है। मैंने पहले बता दिया पदच्छेद कैसे करते हैं, पदों को छेदित करके आपको लिखना है। उसके बाद विग्रह वाक्य विग्रह करके लिखना है, अन्वय उल्टा पुल्टा करके लिखना है, अन्वय मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। उसके बाद वाक्यार्थ, मतलब उस श्लोक का क्या अर्थ है,
आपको उस श्लोक का क्या अर्थ समझ में आया। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये श्लोक मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा यार हाँ ये मैंने कहीं तो भी पढ़ा है, ये मुझे पता था कि इसको देखा है कहीं, लेकिन मुझे इसका अर्थ नहीं याद आ रहा था। तो फिर मैंने क्या टैग लगाई, ऐसे समय क्या करना है, ये अप्रोच बता रहा हूँ कि आपने श्लोक देखो, एक तो हो सकता है कि आपने पढ़ा ही नहीं तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको स्ट्राइक होगा कि हाँ यार ये तो कहीं मैंने पढ़ा था, ये कहीं मैंने देखा था, लेकिन अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ है। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको श्लोक को बार बार रीड करना है, आपको कुछ ना कुछ उसका मीनिंग लगता है भाई, कुछ ना कुछ आपको स्ट्राइक होता है ना, कुछ ना कुछ आप उसको बार बार रीड कीजिए, बार बार रीड कीजिए, उसको पदच्छेद कीजिए, पदों को छेद कीजिए, हर एक पद का अर्थ जो है दिमाग में रख के उसका क्या कंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्या उसका अर्थ लगता है, तो वो प्रेडिक्ट करने का आप कोशिश कीजिए, लॉजिक लगाइए यहाँ पर। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसका वाक्यार्थ लिखना है। वाक्यार्थ मतलब बेसिकली एक लाइन में, वाक्यार्थ क्या होता है, उस श्लोक का एक या फिर दो लाइन में सीधा सीधा अर्थ, ये होता है वाक्यार्थ। उसके बाद शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब उस शास्त्र में, जिस शास्त्र में ये श्लोक आया है, वो शास्त्र इस श्लोक का भावार्थ क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसका मीनिंग बेसिकली क्या है, तो उसका आपको डीप मीनिंग लिखना पड़ेगा, मतलब आधा पेज तो भी आपको उसका शास्त्रार्थ लिखना पड़ेगा, मतलब उसको इलेबोरेट कीजिए आपकी भाषा में कि क्या है भाई, किस तरह से है, क्या है, वो आपको इलेबोरेट करना है। शास्त्रार्थम च लिखत, अब शास्त्रार्थम च लिखत, अब इसमें दो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई है, मतलब इधर लिखी हुई नहीं है, लेकिन वो आपको लिखनी है। जैसे कि व्याकरण, व्याकरण में क्या आता है, संधि समास, संधि समास आपको ज़रूर लिखने हैं, जो भी उसमें मिलते हैं वो आपको लिखने हैं। जो सबसे ज़्यादा आते हैं समास, जो सबसे ज़्यादा आते हैं संधि, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे, वैद्य की सुभाषित साहित्यम के एग्जाम्पल्स देखेंगे। वो मेरी पीडीएफ है मेरे पास, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इस तरह से आपका LAQ कंप्लीट हो गया, और LAQ के साथ साथ ये आपका पेपर 2 का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ज़रूरी था, मैंने कोई काट कसर नहीं की, मतलब कोई कटौती नहीं की, आपको मुझे जितना मुझे आपको दिल से बताना था मैंने आपको बता दिया। और इस तरह से आप अगर चलोगे डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया स्कोर करके आओगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपका तहे दिल से मेरा क्या धन्यवाद आपको, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, जय हिंद, जय आयुर्वेद।